Hello, 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 lovely students. Welcome back to Bio Blossom Education with Sonali. कैसे हो आप सब लोग? पिछले वीडियोस में हमने ABO ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम RH ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए वही टॉपिक लेके आ गई हूँ। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं बेटा, बहुत छोटे से टाइम में ही हम ये टॉपिक को कवर कर लेंगे। बट हाँ, ये आप लोग के शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। So let's start the class and understand this beautiful topic. Okay. So first हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आफ्टर ABO। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, उसके जस्ट बाद अगर कोई ब्लड ग्रुप सिस्टम इंपॉर्टेंट है तो वो है RH ब्लड ग्रुप। और ABO ब्लड ग्रुप में जैसे हमने देखा था कि A एंटीजन, B एंटीजन, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। वैसे ही अपार्ट फ्रॉम A एंटीजन एंड B एंटीजन, कुछ इंडिविजुअल्स के आरबीसी के सरफेस में और एक टाइप का एंटीजन या फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं RH फैक्टर। समझ आया? जैसे मैं अभी आपको पूछूंगी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। सपोज एक बच्चे का ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप के साथ, वो पॉजिटिव का मतलब ही है RH फैक्टर। अगर कोई बोल रहा है मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, दैट मीन्स उसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर एक बच्चा बोला मैडम मेरा ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, दैट मीन्स उसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। समझ आया? तो हमारे ब्लड ग्रुप के साथ जो पॉजिटिव नेगेटिव हम यूज करते हैं वही रेफर करता है RH एंटीजन को। ठीक है। नाउ द RH ब्लड ग्रुप इज सो नेम बिकॉज द RH एंटीजन और RH फैक्टर was first found in the blood of the rhesus monkey and hence the name RH फैक्टर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि RH वर्ड ही क्यों यूज किया गया। तो RH ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया गया था एक मोंकी में जिसका नाम है रिसस मोंकी। उसके ब्लड के फाइंडिंग्स में ही मिला गया कि और एक टाइप का भी एंटीजन होता है जिसका नाम हम RH एंटीजन रख सकते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ बेटा, जब इस चीज़ का डिस्कवरी हो रहा था तो एक मॉन्की था रिसस मॉन्की। उस मॉन्की के ब्लड में देखा गया कि उसके आरबीसी के सरफेस में कुछ अलग तरीके के एंटीजेंस प्रेजेंट हैं अपार्ट फ्रॉम A एंड B एंटीजन। और बाद में देखा गया कि वही एंटीजन जो रिसस मॉन्की के ब्लड में थे, वही एंटीजन कुछ ह्यूमन बींग्स के भी आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट है। तो पहली बार क्योंकि उस एंटीजन को हमने रिसस मॉन्की में देखा तो ह्यूमंस में उस एंटीजन का नाम पड़ गया RH एंटीजन। ठीक है। अब ये जो रिसस फैक्टर है इसको 1937 में डिस्कवर किए थे और 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर S वीनर रिपोर्टेड अ सीरम दैट रिएक्टेड विथ अबाउट 85% ऑफ डिफरेंट ह्यूमन आरबीसीज। तो 1940 में ये दोनों साइंटिस्ट मिलके एक सीरम रिप्रेजेंट किए और देखा गया कि वो सीरम अबाउट 85% ऑफ ह्यूमन आरबीसी के साथ रिएक्ट कर रहा है। और ये जो सीरम है बेटा, ये कैसे प्रोड्यूस्ड किया गया? बाय इम्यूनाइजिंग रैबिट्स विथ आरबीसी फ्रॉम रेसस मका। रेसस मका ही रेसस मॉन्की है, तो उनके आरबीसी मतलब ये जो सीरम था उसको हम लोग प्रोड्यूस्ड किए बाय इम्यूनाइजिंग रैबिट्स विथ आरबीसी फ्रॉम रेसस मॉन्की। रेसस मॉन्की के आरबीसी को लेके कुछ रैबिट्स को इम्यूनाइज किया गया और उनसे वो सीरम लिया गया और देखा गया वो सीरम अबाउट 85% ऑफ ह्यूमन आरबीसी के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। द एंटीजन दैट इंड्यूस्ड दिस इम्यूनाइजेशन वाज डेजिग्नेटेड एज RH फैक्टर। तो फिर देखा गया जो एंटीजन इम्यूनाइजेशन प्रोसेस को करवाया रेबिट्स के केस में, रिसस मॉन्की से आरबीसी लिए, आरबीसी में एंटीजन प्रेजेंट होगा। अब वो जाके क्या किया, इम्यूनाइजेशन करवाया रेबिट्स का केस में, वही एंटीजन था RH फैक्टर जो कि रेसस मका के ब्लड में प्रेजेंट था। समझ आया ना? अगर हम देखें तो ऐसे तो बहुत सारे RH एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एंटीजेनिक ह्यूमन के केस में होता है D एंटीजन।
तो जिस पर्सन के पास डी एंटीजन है उसको हम बोलेंगे RH पॉजिटिव और उनका ब्लड ग्रुप रहेगा पॉजिटिव, और जिन पर्सन्स के पास डी एंटीजन नहीं है वो हो जाएंगे RH नेगेटिव। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन का बात करें तो अबाउट 85% पीपल RH पॉजिटिव होते हैं एंड 15% RH नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, RH ग्रुप सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ABO ग्रुप सिस्टम। दोनों अलग अलग है, क्यों? बिकॉज एंटीजन डी डज नॉट हैव एनी कॉरस्पॉन्डिंग नेचुरल एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। क्योंकि ABO ब्लड ग्रुप में जो A एंटीजन B एंटीजन थे उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज भी प्लाज्मा में पाए जाते थे, बट यहाँ पे जो D एंटीजन है RH ग्रुप में उसका कोई भी एंटीबॉडी नॉर्मल नेचुरल प्लाज्मा में नहीं होता है। However, if a RH positive blood is transfused to a RH negative person, anti-T is developed in that person. But अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ जिसमें RH पॉजिटिव ब्लड को हम RH नेगेटिव पर्सन के अंदर दे दिए, इन दैट केस RH नेगेटिव पर्सन के अंदर एंटी-D एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाएगा। और ऐसा ही एक केस होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस का, जो कि मैं आप लोग को अभी ही पढ़ाऊंगी कुछ देर बाद, तो उसमें ये चीज हम फिर समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? RH फैक्टर इज ए इनहेरिटेड डोमिनेंट फैक्टर। इट मे बी होमोजाइगस RH पॉजिटिव और हेटेरोजाइगस RH पॉजिटिव। RH फैक्टर मतलब क्या? RH फैक्टर मतलब RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव जो है वो एक डोमिनेंट फैक्टर है। जैसे सपोज आपके फादर RH पॉजिटिव है, आपकी मदर RH नेगेटिव है, तो आप क्या बनोगे? RH पॉजिटिव बनोगे, क्योंकि RH पॉजिटिव डोमिनेंट है और इनहेरिट होता है। वो जो डोमिनेंसी है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है, उस केस में कैपिटल D एंटीजन होंगे, या हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है जिसमें कैपिटल D स्मॉल d होगा। बट अगर कोई RH नेगेटिव है तो उस केस में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ D एंटीजन बिल्कुल भी नहीं है उसके RBC के पास। ठीक है, when a RH negative person receive RH positive blood for the first time, he is not affected much since the reactions do not occur immediately, but the antibodies develop within 1 month. तो हमने ये चीज़ बात की और मैंने कहा ये चीज़ मैं आपको और डिटेल बताऊंगी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस में, बट यहाँ जो पॉइंट लिखा है समझो। जैसे सपोज एक RH पॉजिटिव पर्सन है और एक RH नेगेटिव पर्सन है। अगर RH पॉजिटिव पर्सन RH नेगेटिव पर्सन को ब्लड दे देता है तो RH नेगेटिव वाले के अंदर एंटी-D एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाएंगे, बट वो लोग इमीडिएटली बनना चालू नहीं होते, एटलीस्ट 1 मंथ लगता है वो एंटीबॉडीज को बनने के लिए। इसीलिए अगर फर्स्ट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है ऐसे दो इंसानों के बीच तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि रिएक्शंस बहुत स्लोली होते हैं। ठीक है, द ट्रांसफ्यूज RBC विच आर स्टिल प्रेजेंट इन द रेसिपिएंट ब्लड्स आर एग्लूटिनेटेड। बट रेसिपिएंट के ब्लड में तो RBC आए हैं डोनर के, और डोनर कौन है? RH पॉजिटिव है, तो उसमें से जो RBC रेसिपिएंट के ब्लड में आए हैं वो आके एग्लूटिनेटेड हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अब वो एग्लूटिनेटेड सेल्स को लाइस्ड कर दिया जाता है बाय मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या है? तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में, ये लोग फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। तो ये वो सारे एग्लूटिनेटेड RBCs को रेसिपिएंट ब्लड्स में खा जाएंगे, फैगोसाइटोसिस कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है और रेसिपिएंट को कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो एंटीबॉडीज रेसिपिएंट के बॉडी में डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो लोग हमेशा के लिए रेसिपिएंट के बॉडी में रह जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइम का केस है तो कुछ नहीं हुआ, बट अगर सेकेंड टाइम फिर से वो रेसिपिएंट के बॉडी में RH पॉजिटिव ब्लड को दिया गया सेकेंड टाइम के लिए, तो डोनर RBCs आर एग्लूटिनेटेड। डोनर RBC सीवियरली एग्लूटिनेटेड कर जाएंगे रेसिपिएंट बॉडी में, और उसके बाद सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाएगा, क्योंकि अब रेसिपिएंट के ब्लड में एंटी-D एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं और RH पॉजिटिव के साथ D एंटीजन आ गया, तो D एंटीजन और एंटी-D एंटीबॉडी के बीच में क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। ओके,
डन, समझ आया इतना तक RH फैक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगी जो कि है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इस चीज में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाती हूँ। ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो जो वहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट्स वो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज फादर जो है वो है RH पॉजिटिव। ठीक है, RH पॉजिटिव फादर, मदर इज RH नेगेटिव। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला, RH पॉजिटिव डोमिनेंट फैक्टर होता है और इनहेरिट होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी चल रहा होगा तो मदर के ब्लड में तो RH नेगेटिव है, मदर इज RH नेगेटिव, बट फीटस के बॉडी में क्या डेवलप होगा, RH पॉजिटिव, बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट फैक्टर। समझ आया। नाउ थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चल रहा है। अब प्रेगनेंसी में ये चीज आपको पता होगी कि ब्लड और फीटस का ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होता है ड्यू टू प्लेसेंटल बैरियर। ब्लड में से सामान आना जाना कर रहा है दोनों के बीच में, बट डायरेक्टली ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। ऑल्सो मदर्स ब्लड में से एंटीबॉडीज ट्रांसपोर्ट करते हैं टू फीटस। मैटरनल एंटीबॉडीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बट फीटस का एंटीबॉडी वापस ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है मदर में। तो अगर मदर का यहाँ पे एंटीबॉडीज जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मदर तो RH नेगेटिव है, तो बेबी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और मदर को भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्लेसेंटल बैरियर है। आराम से प्रेगनेंसी चल रहा है। और ये फर्स्ट प्रेगनेंसी का बात किया गया है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में। ओके, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, सम फीटल सेल्स एंटर इनटू द मदर सर्कुलेशन। बेबी पॉजिटिव था, मदर नेगेटिव है, बेबी डिलीवरी हो गया, बेबी बाहर आ गया, फर्स्ट बेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से डिलीवरी हो जाएगा। बट आफ्टर डिलीवरी सम फीटल सेल्स रिमेन और मूव इनसाइड द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ मदर। अब बेबी का है RH पॉजिटिव, माने RH एंटीजन एंटर कर गया मदर्स के ब्लड में, मदर के ब्लड में है RH नेगेटिव। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो RH पॉजिटिव एंटीजन एंटर किए हैं मदर्स के ब्लड में, दे विल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज। मदर्स के बॉडी में RH एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगे। मदर को कोई दिक्कत नहीं होगा, मदर के बॉडी में RH नेगेटिव है, कुछ RH पॉजिटिव एंटीजन गए जिसके लिए बॉडी ने एंटीबॉडीज बना दिया। अब वो एंटीबॉडीज तो लाइफ टाइम मदर्स के ब्लड में रह जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था रेसिपिएंट के बॉडी में वो एंटीबॉडीज रह जाते हैं हमेशा के लिए। अब कुछ टाइम के बाद वो RH एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में रह गया है, मंथ्स लेटर डेवलप हो गया है। ये जो क्रॉस देख रहे हो ना, ये RH एंटीबॉडीज है। ठीक है, अब लेटर प्रेगनेंसी, दैट मीन्स जब सेकेंड टाइम वही मदर प्रेग्नेंट होगी तो सेम बेबी फिर RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो तो डोमिनेंट है। मदर RH नेगेटिव है, बेबी RH पॉजिटिव हुआ है। अब मदर के ब्लड में क्या प्रेजेंट है, RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। समझ आया कि नहीं। अब मदर के ब्लड में जो RH एंटीबॉडी हैं वो तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक पहुंच जाएंगे, फीटस तक पहुंच जाएंगे। और जब फीटस तक ये एंटीबॉडीज पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली फीटस का एंटीजन के साथ ये एंटीबॉडी रिएक्शन करना शो कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, और सीवियर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होने लगता है इस केस में। तो इस केस में द सेकेंड बेबी विल नॉट सर्वाइव। समझ आया कि नहीं। इसीलिए क्या होता है, आजकल एक नया तरीका निकल गया है कि जैसे ही डिलीवरी हो जाता है, फर्स्ट डिलीवरी जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद मदर को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम है रोगम। रोगम इज एन इंजेक्शन जो कि मदर को दिया जाता है आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, जिसका काम है कि वो क्या करेगा, अगर बेबी RH पॉजिटिव था तो ब्लड में, मदर्स के ब्लड में जितने भी एंटीबॉडीज बने हैं RH एंटीबॉडी, वो सबको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, सो दैट द मदर्स ब्लड इज free of any RH antibodies after first pregnancy, and that's how she can again conceive for second pregnancy. समझ आया इतना तक। देखो फर्स्ट पॉइंट, many pregnant women carry a fetus with a blood type which is different from their own, which is not a problem, but what matters is that the baby is RH positive or negative. तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि हमारा ब्लड ग्रुप और हमारी मम्मी का ब्लड ग्रुप दोनों ही सेम है, जरूरी नहीं है, अलग हो सकता है। बट मैटर क्या करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, हमारा ब्लड और हमारी मदर का ब्लड पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंस है क्या।
Mother who are Rh negative and carry a Rh positive baby can form antibodies against fetal RBC. ये सब चीज़ मैंने आपको समझा दिया है, इसीलिए मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ अभी ये सब चीज़ को. Sometimes these maternal antibodies are IgG that can cross the placenta and cause hemolysis of fetal RBC, which can lead to hemolytic disease of the newborn called erythroblastosis fetalis. और कभी कभी यही अगर मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज बन गए हैं तो वो एंटीबॉडीज आईजीजी हो सकते हैं. आईजीजी भी अगेन आप लोग 5th सेमेस्टर में इम्यूनोलॉजी पेपर में पढ़ोगे. ये एक टाइप का एंटीबॉडी है. हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं, मेजरली 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी. उसमें से एक एंटीबॉडी है आईजीजी और यही सिर्फ एक एंटीबॉडी होता है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है. बाकी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते हैं. तो जो एंटीबॉडीज मदर में फॉर्म हुए वो आईजीजी हो सकते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी या फीटस तक पहुंच गए हैं. और अगर फीटस तक पहुंच गए तो मैंने बोला एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, हीमोलाइसिस. हीमोलाइसिस मतलब समझ रहे हो, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, हीमो वर्ड मतलब होता है ब्लड, यहाँ पे ब्लड का मतलब है आरबीसी. यानी यहाँ पे क्या होगा, फीटल आरबीसी विल ब्रेक डाउन, रप्चर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. इरिथ्रो मतलब क्या, इरिथ्रोसाइट. ब्लास्टोसिस्ट मतलब रप्चर, ब्लास्ट हो गया इरिथ्रोसाइट किसका, फेटालिस यानी फीटस का. और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू RH इनकॉम्पिटिबिलिटी, द डिफरेंस बिटवीन RH ब्लड ग्रुप ऑफ द मदर एंड बेबी. Now, erythroblastosis fetalis is a disorder in fetus characterized by the presence of erythroblast in blood. इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब होता है बेटा इमेच्योर आरबीसी और हम लोग इसको न्यूक्लिएटेड आरबीसी भी बोल सकते हैं. मेजरली इरिथ्रोब्लास्ट ही आगे जाके इरिथ्रोसाइट को बनाता है. ठीक है, दैट मीन्स हम बोल रहे हैं इरिथ्रोब्लास्ट एक टाइप का इमेच्योर आरबीसी है. ओके और समटाइम दिस इज लीथल फॉर द फीटस. लीथल मीन्स होता है डेंजर, लीडिंग टू डेथ ऑल्सो. देन नेक्स्ट, व्हेन द मदर इज RH नेगेटिव, यही चीज मैंने आपको डायग्राम में समझाया. मदर इज RH नेगेटिव, फादर इज RH पॉजिटिव. The fetus can inherit the RH factor from the father, which makes the fetus RH positive too. Usually the first child escape the complications of RH incompatibility because the RH antigen, ये end को काट देना, RH antigen cannot pass from fetal blood into mother's blood through the placental barrier. ये सब चीज़ मैंने आपको समझा दिया. फर्स्ट चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली वो डिलीवरी हो सकता है. फर्स्ट बेबी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर प्रेजेंट है, दोनों का ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो रहा है और अभी तक मदर्स ब्लड में एंटीबॉडीज भी नहीं बनी है. However, at the time of delivery, the RH antigen from fetal blood may leak into mother's blood because of placental detachment. And within a month after delivery, the mother bodies develop RH antibody in her blood. हो गया, मदर्स के बॉडी में क्या आ गए, RH एंटीबॉडी आ गए 1 महीने के अंदर ही आफ्टर डिलीवरी. Then the mother conceives for the second time, and if the fetus is again RH positive, the RH antibody from mother blood crosses the placenta and enters the fetus and causes erythroblastosis fetalis. लेकिन अगर वही मदर सेकेंड टाइम के लिए फिर कंसीव करती हैं तो उस केस में क्योंकि मदर के ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थे शुरू से, फर्स्ट डिलीवरी से ही, तो वो जाके सेकेंड बेबी या सेकेंड फीटस को पूरा हार्म करेंगे और उनके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे. एंड एज अ रिजल्ट इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर द सेकेंड फीटस टू सर्वाइव. डन, समझ आया. इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी इम्पॉर्टेंट है बेटा, वो भी आप लोग का डायरेक्ट जो 1.5 या 2 मार्क्स रहता है उसमें पूछा जा सकता है 100%. ठीक है, डन. इतना ही था आज का हमारा क्लास. बहुत कम ही था बोलने के लिए, बट फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. छोटा क्लास था बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन. आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा और समझ भी आई होगी चीज़ें. और
अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं हर बार बोलती हूँ लाइक बटन हिट कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को, वीडियो को, सो दैट उनको भी हेल्प हो पाए इस वीडियो के कारण से। एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। ओके, बाय।